हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, डे को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन की शुरुआत आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस पर। जैसा कि हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस पढ़े थे और कुछ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में और हैं। देयर आर 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इन पर हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने किसी भी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूं। तो आज की मोटिवेशनल कोटेशन आपको इंस्पायर करने के लिए है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आदमी को सोने नहीं देते हैं। इसलिए अपने ऑब्जेक्ट को, अपने टारगेट को, अपने स्टडी के रिगार्डिंग थोड़ा सिंसियर होइए और अपने ऑब्जेक्ट को सेट करिए और अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पार्ट 3, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 है 11th क्लास। There are the following other accounting principles accepting going concern assumption, consistency assumptions and accrual assumptions mentioned as below. There are 11 other accounting principles, जिसमें सबसे पहला accounting principles है accounting entities, accounting entity और business entity principle। ये principle बहुत important है and according this principle business is considered to be separate from its owner. Business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from the owner's point of view। यानी कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी बिजनेस की एंटिटी और बिजनेसमैन की एंटिटी, दोनों की एंटिटी डिफरेंट होती है। ऑनर एज बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जितना भी पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उस एक्सटेंट तक वो बिजनेस के लिए एज ए क्रेडिटर उसकी इमेज होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। पहला कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में बताया गया था कि बिजनेस की एंटिटी और बिजनेस की एंटिटी डिफरेंट होती है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करे जाते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करे जाते। और बिजनेसमैन को उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल की एक्सटेंट तक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर माना जाता है। फिर सेकेंड था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में बताया गया था कि बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो इन टर्म ऑफ मनी मेज़र हो सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी मेज़र नहीं हो सकते उन्हें बिजनेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो डैट स्मॉलर पीरियड, यानी लाइफ ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइज को हमने स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करा होता है, यूजुअली 1 year, so that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activity for a foreseeable period. In the view of the above, the life of an enterprise is broken into a smaller period, usually 1 year, which is termed as the accounting period. यानी अकाउंटिंग की जो परफॉर्मेंस है, अकाउंटिंग का जो स्पेन है, अकाउंटिंग का जो टाइमिंग है, उसे हम यूजुअली 1 ईयर में डिफ़ाइन करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स में। रिपीट करता हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको। अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। स्मॉलर पीरियड का मतलब 1 अकाउंटिंग ईयर, so that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activity for a foreseeable का पीरियड मतलब for a long run। एक्सपेक्टेड करा जाता है कि एक बिजनेस once you start will move on for the long time।
In the view of the above, the life of an enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as accounting period. Next है full disclosure principle. According to the principle of full disclosure, there should be complete and understandable reporting of the financial statement of all the significant information relating to economic affairs of the entity. Apart from legal requirement, good accounting practice required all material and significant information to be disclosed. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स में आपको बताया गया है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं उसको आप फुल्ली डिस्क्लोज करोगे. क्या लिखा है? अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी complete and understandable reporting of the financial statement of all the significant information related to economic affairs of the entity. Apart from legal requirement, ये legal requirement को छोड़कर good accounting practice requires all material and significant information to be disclosed. Next है materiality principle. It refers to relative important information of an item or an events. According to the American Accounting Association, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. Thus, whether an item is material or not will depend on its nature and amount. Next है prudence or conservatism principle. This principle described using the paras don't anticipate a profit but provide for all the possible losses. Don't anticipate a profit but provide for all possible losses. For example, closing stock is valued at lower of cost or net realizable value यानी market value, net realizable value यानी market value, or making the provision for doubtful debts and discount on debtors in anticipation of bad debts and discount. Prudence or conservatism principles prescribe that anticipated losses and expenses should be accounted. Next है cost concept or historical cost principle. According to this principle, an assets is recorded at the price paid for it. Assets को आप उसी रेट में रिकॉर्ड करोगे जो आपने उसके लिए पेड करा है, बट it is reduced by charging depreciation. The market value of an assets may change, but in the books of accounts it is shown at its book value. Suppose करिए आपने 1 जनवरी को एक एसेट्स परचेज करी जिसकी कीमत 5 लाख है. उसका मार्केट प्राइस 30 जून को बढ़ जाता है या घट जाता है, बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आप उसे उसी रेट पर लिखेंगे जिस रेट पर जो प्राइस आपने उसके लिए पेड करा है. नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल. An important objective of business is to determine profit timely. It is necessary to match revenue of the period with the expense of that period to determine correct profit or losses for the accounting period. In brief, the expenses for an accounting period are matched against rated revenue. जो भी expenses आपके accounting period में हुए हैं वो matched होंगे against rating revenue rather than cash paid and cash received. Dual aspect और ड्युअलिटी प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा बुक कीपिंग, पूरा अकाउंटिंग इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनिएगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज़ 2 एस्पेक्ट. किसी भी ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. ए डेबिट एंड ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट. सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट. सिंपली स्टेटेड, इट इज़ वेरी सिंपल कि इफ देयर इज डेबिट देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. There is credit of equal amount in one or more accounts. As a matter of fact, the entire system of double entry bookkeeping is based on this concept. For example, Mr. X started a business with a capital of rupees 5 lakh. Mr. X ने a business start करा with a capital of rupees 5 lakh. There are 2 aspects to the transaction. इस कंडीशन में ट्रांजेक्शन के 2 aspects हैं. On one hand, the business has an assets of rupees 5 lakh यानी cash, while on the other hand it has a liability towards X of rupees 5 lakh यानी capital of Mr. X. Thus we can say capital यानी equity is equal to cash assets यानी cash capital 5 lakh
equal to cash 5 lakh. Suppose further the enterprise borrows amount from a bank, its assets will increase, but this will mean that out of the total assets, amount equal to borrowings is payable to the outsider. Thus we can say owner's equity plus claims of outsider is equal to assets, or assets is equal to owner's equity plus claims of outsider. Next है revenue reconciliation concept. According to this concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. It is to be noted that recognizing revenue and receipts of an amount are two separate aspects. An enterprise सेल गुड्स इन फरवरी 2018, अगर को ऑर्गेनाइजेशन 2018 फरवरी में गुड्स को सेल करता है और अमाउंट उसे रिसीव होता है 1 अप्रैल 2018 में, तो रेवेन्यू ऑफ द सेल शुड बी रिकॉग्नाइज इन फरवरी 2008 व्हेन द गुड्स वन सोल्ड बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड अपॉन सेल इन फरवरी 2018. यानी कि अगर आपने फरवरी 2018 में कोई गुड्स सोल्ड करा और उसका पेमेंट आगे आपको मिलता है, तो ये कंसीडर करा जाता है कि जो रेवेन्यू है रिगार्डिंग दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज इन फरवरी. मतलब रिसेप्ट्स ऑफ डेट अगर आगे है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की डेट फरवरी ही मानी जाएगी. वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. इट मीन्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट. यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं तो उसका अगेंस्ट आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या एविडेंस होना चाहिए. एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल एट्सेट्रा. इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, फिर IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं. ये सारे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल था अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मेटलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉन्सिलिएशन कॉन्सेप्ट और वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए. नेक्स्ट क्लास में जो कि मैं कर लूँगा उसमें आपको डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, फिर इंडियन फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, फिर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है. डेट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, डेट आई विल टेक टुमारो. सो आज के लिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो भी कुछ आपको मैंने आज पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करिए. कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करेंगे. सो आपके अपने इस चैनल को अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपकी सपोर्ट से ही चलना है, आपको ही इसे आगे बढ़ाना है. राइट. एंड वन थिंग मोर दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जो कि मैं लेटेस्ट अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तो पहुंचती रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए नाइस डे. थैंक यू सो मच.